अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। भारत में 2 रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस जो 9 और 10 सितंबर को होनी थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है। ये कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब रही, मैं इसके इस पहलू पर बात इसलिए नहीं करूंगा कि जब हम भारत में कामयाबी की बात करते हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट पे उनकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कॉमेंट बॉक्स के अंदर आके ये कहते हैं कि आप भारत की इतनी तारीफ ना किया कीजिए। ठीक है, हम नहीं करते। आप कबूतर की तरह आंखें बंद रखें, बिल्ली तो खाई जाती है, क्योंकि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और अल्टीमेटली इट्स अबाउट इकोनॉमी। जिसकी इकोनॉमी तगड़ी है, जिसकी मईशत तगड़ी है, वो कामयाब है और यही उसकी कामयाबी की जमानत है। हम G20 कॉन्फ्रेंस को लेके एक खबर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। वो खबर ये थी कि जब MBS सऊदी क्राउन प्रिंस G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। 6 से 8 घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे और इसलिए करेंगे कि जब वो भारत चले जाएंगे और डायरेक्ट अगर भारत से होकर वापस अपने मुल्क में चले गए तो पाकिस्तानी नाराज़ हो जाएंगे, और पाकिस्तानी अगर सऊदी क्राउन प्रिंस से नाराज़ होंगे तो सऊदी क्राउन प्रिंस को बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बरादर इस्लामी मुल्क के लोग मुझसे नाराज़ हो गए, मैं वहाँ गया नहीं, भाई वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस अपने मुल्क सऊदी अरब चले गए हैं। और असद अली तूर साहब की एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की शानदार कामयाबी, बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापस अपने मुल्क सऊदी अरब जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेंगे। यानी ये हमारी कामयाबी है कि जब वो वापस जा रहे हैं तो कम से कम हमारा फ़ज़ाई रूट ले रहे हैं और उनका तैयारा ऊपर से गुजर रहा है और हम नीचे खड़े होकर उनको बाय बाय कर रहे हैं। बहरकैफ मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका विजन 2030 क्या है, वो खलीजी रियासतों को कहाँ देखने चाहते हैं, वो गल्फ़ के अंदर कौन सा माशी इनकलाब लेके आ रहे हैं, ये सब बातें आज के इस व्लॉग में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, यानी कैसे कमेंट, कैसे लॉजिकल किस्म के कमेंट्स आते हैं। ये सलमान अहमद साहब है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ट्वीट ये करते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान इसलिए नहीं आए कि वो सोच रहे हैं कि उनके बड़े भाई इमरान खान जेल में हैं, बड़ा भाई जेल में हो और मैं कैसे पाकिस्तान पहुंचूं, रेड कारपेट रिसेप्शन लूं, ये बड़े दुख की बात होगी। तो ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना लॉजिक है, ये उनकी अपनी रीजनिंग है। बहरकैफ आप इससे इख्तलाफ कीजिए या आप इससे जो है वो इसको सपोर्ट कीजिए, ये आपका अपना ज़र्फ़ है। लेकिन मैं इसको किस तरह से देखूं, मुझे तो ये बड़ा हिलेरियस लगता है और मुझे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आया इस पर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आए और MBS इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं ज़रा एक स्टेटमेंट आपके सामने एक शॉर्ट प्ले करना चाहता हूँ MBS का, जो हाल ही में उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पे दिया। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. MBS की ये विजनरी गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी पॉलिसीज़ में 5 साल तक कंसिस्टेंटली चलते रहे, इसको फॉलो करते रहे, तो अल्टीमेटली जो गल्फ़ रीजन है, ये सऊदी अरेबिया है, वो नया यूरोप होगा। यानी वो यूरोप को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। वो खलीजी रियासतों के माबैन बड़े अरसे से जारी जंगों को, बड़े अरसे से जारी तनाज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस्लामी ममालिक को करीब लाना चाहते हैं, वो इस रीजन को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, और वो उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहे हैं कि भाई तेल में से निकलो। यानी तेल पे जो आपका इन्हिसार है, डिपेंडेंस है, ये डिप्लीट हो रहे हैं ज़खायर। अगर ये ज़खायर डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। वो उनकी तवज्जो IT की तरफ मबजूल करा रहे हैं। वेब 3.2 का दौर है, अब रोबोटिक्स का दौर है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अब चैट GPT का दौर है। वो अपने सऊदी लोगों को पढ़ा लिखा कर उनकी जहन साजी करना चाहते हैं। वो उनको बताना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पड़ी हुई हैं, फ्यूचर क्या है। इस सिलसिले में वो विजन 2030 के ऊपर बड़े ही जाफिशानी के साथ कारबंद हैं, और वो ये देख रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर कुवैत, कतर, लेबनान और सऊदी अरेबिया ये यूरोप को टक्कर देने के लिए तैयार होंगे। खैर, इसी सिलसिले में वो भारत पहुंचे जहां दुनिया की 20 बड़ी मईशतें मौजूद थी, और यहाँ पे एक ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर पर MOU जो उस पर हुआ है, उस पर दस्तखत किए हैं कि जिस कॉरिडोर के बाद चीन जो है वो सोच में पड़ा हुआ है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस G20 समिट के अंदर चीन मौजूद नहीं था, शी जिनपिंग साहब नहीं पहुंचे, और उसमें उनका एक प्रिंसिपल स्टांस ये था कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर जारी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका जो रोल प्ले कर रहा है, ख़ासतौर पे आपको पता है ताइवान और चीन के फ्रंट के ऊपर, ताइवान को भी चीन के ख़िलाफ़ लड़वाने की कोशिश करता है, तो चाइना और अमेरिका की ख़ास मुखासमत है।
और इस वक्त उसने प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है कि जब तक इस मामले को हल नहीं करते हम मौजूद नहीं होंगे। खैर, चीन की एब्सेंस में ये जिस MOU के ऊपर साइन हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, वो MOU भारत को गल्फ और फिर अल्टीमेटली यूरोप के साथ कनेक्ट करने जा रहा है। यानी CPEC तो बहुत छोटी सी चीज़ दिखाई देती है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। और अगर इसका मैप देखें तो 2 ज़ेरे समंदर रास्ते इसमें अपनाए गए हैं। यानी ज़ेरे समंदर रास्तों को लेते हुए जो रूट इसमें चॉक आउट किया गया है, अगर ये रूट इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है तो दिल्ली से लेके जद्दा तक और फिर जद्दा से लेके आगे यूरोप तक, मेडिटेरेनियन सी तक का जो सफ़र है वो कितनी तेज़ी से तय हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा और एक ट्रेड का रूट बनेगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप और फिर भारत और फिर गल्फ जो है वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे और कितना बड़ा एक इनकलाब या कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो इनके दरवाजे पे दस्तक दे रही होगी, विच इटसेल्फ इज़ अ चेंज और बहुत अलार्मिंग है चीन के लिए। और फिर जाहिर है चीन के साथ जुड़े वो कंट्रीज़ जो CPEC के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब बात सीधी सी है, जाहिर है जब आप ऐसे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चल रहे होते हैं तो आपके नज़दीक सिर्फ आपका अपना वो विजन होता है, वो ख्वाब होता है, वो मिशन होता है और आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहते हैं। उसमें ये जो राइट लेफ्ट की डिस्ट्रैक्शंस हैं ये माने नहीं रखती। मुझे बार बार शहबाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट जिसको हमने बहुत तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर हमने खूब ठट्ठा उड़ाया, वो ये था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और भाई मोहम्मद बिन सलमान के लिए इंपॉर्टेंट उनका अपना विजन है, MBS के लिए इंपॉर्टेंट दुनिया की 20 बड़ी मईशतें हैं। MBS के लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि जिसके कशकोल में वो चंद डॉलरों की भीख डाल के खामोश कर सकते हैं या जिनको हंसा सकते हैं, खुश कर सकते हैं, तो वो तो किसी भी वक्त हो जाएंगे। हमें तो डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स भेजें, हम खुश हैं, हम खुशबाश हैं, हम MBS के गुन गाएंगे, हम नाचेंगे, भंगड़े डालेंगे, हमें और क्या चाहिए है। अब बात यह है कि ज़माने वो चले गए कि जिस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ऐसे दरीना ताल्लुकात थे कि सऊदी अरेबिया के लिए जो है ज़ियाउल हक दौर के अंदर यहाँ से ट्रूप्स भेजी जाती थी उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। और अब भी जाहिर है वहाँ पे हमारे एक साबिक चीफ राहील शरीफ साहब तो मौजूद हैं, लेकिन वो इसी बात को खातिर में नहीं ला सकते क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट इकोनॉमी। उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त किस वर्ज के ऊपर खड़ी हुई है। हमारे साथ कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स ही होंगी, वो इमदाद नहीं होगी। अब वो ज़माने नहीं है कि वो इमदाद दे के अल्टीमेटली इसको ग्रांट में तब्दील कर दें, ऐसा नहीं है। इट्स नेवर अ फ्री लंच नाउ, वो हमें कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे। इस बात की रियलाइजेशन हमें जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर होगा। और फिर जो सोचने की बात है वो ये है कि हमने सऊदी अरेबिया के साथ खारजा महाज के ऊपर क्या किया। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे हुकूमत के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को जितना नाराज़ कर सकते थे हमने किया। हम तो कीपैड वॉरियर्स इस बात पर शादियाने बजाते थे कि MBS के साथ जब मुलाकात के लिए इमरान खान साहब पहुंचे तो देखा आपने कैसे टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। हम तो इस बात पे शादियाने बजाते थे कि जिस वक्त MBS पाकिस्तान पहुंचे तो देखा कैसे इमरान खान उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। शादियाने हम इस बात पे बजाते थे कि जिस वक्त शेख ज़ैद बिन नहयान पाकिस्तान पहुंचे तो इमरान खान ने ड्राइव किया है और ये एक बहुत गुडविल जेस्चर है। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इमरान खान कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर बैठ के MBS के बारे में क्या कह रहा है। हम ये नहीं जानते थे कि MBS की दी हुई घड़ी को इमरान खान ने उसी मार्केट के अंदर फ़रोख्त करके MBS के गुस्से को मोल लिया है। हम ये नहीं जानते थे कि इमरान खान के इमने जो MBS के बारे में गालम गलोच की है वो अल्टीमेटली MBS तक भी पहुंची है। हम ये नहीं जानते थे कि इमरान खान की टीम ने जाके सऊदी अरेबिया के अंदर क्या किया कि जिसके बाद MBS ने गुडविल जेस्चर के तौर पर ये जब कहा कि हम अपने तैयारे में आपको अमरीका भेजते हैं और फिर उसी तैयारे में से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे उन कैबिनेट के उन वज़रा को ऑफलोड कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हकायक हैं। उनको ऑफलोड करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया और फिर पाकिस्तानी तैयारा पहुंचा, पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान से फिर अमेरिका भेजा गया। यानी जो राज़ी हो गए थे, कमिट कर लिया गया था कि यहीं से आप अमेरिका जाएंगे और हमारे खुसूसी तैयारे में जाएंगे, आपको तो वहाँ मुँह छुपा के अपना सा मुंह लेके वापस पाकिस्तान अपने तैयारे में आना पड़ा और पाकिस्तान से फिर आप अमेरिका पहुंचे। तो जो कुछ आप खारजा महाज के ऊपर MBS के साथ करते रहे हैं या खलीजी ममालिक के साथ करते रहे हैं, जितना टेकन फॉर ग्रांटेड हुआ है, ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ा है। और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इन क्रैक्स को हील करने की कोशिश कर रही है। अब हमारे यहाँ ये नैरेटिव तो फैलाया गया कि MBS पाकिस्तान पहुँचेंगे और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि पाकिस्तानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बरादर इस्लामी मुल्क है। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता दूं कि इस वक्त MBS के लिए इंपॉर्टेंट उनका अपना रीजन है, उनकी अपनी इकॉनमी है, उनके अपने लोग हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और आने वाले दिनों में
वो आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश तो तभी करेंगे कि जब आप उनको कोई रास्ता दिखाएंगे जिससे उनको कोई फ़ायदा होगा, जिससे उनका कोई फ़ायदा होगा। पेश नज़र ये नहीं है कि जिससे हमारा कोई फ़ायदा होगा, जिसमें कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, जिसमें बाहमी ताउन हो रहा होगा। रेको डेक इसलिए इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि वहाँ से गोल्ड एक्सप्लोर करना है और उसकी पूरी कैपेबिलिटी सऊदी अरेबिया की कंस्ट्रक्शन कंपनीज रखती हैं। हाँ, वहाँ से वो रिसोर्सेज अगर निकालेंगे तो अपना कोई फ़ायदा लेकर जाएंगे। फिर उसके अलावा अगर कोई सरमायाकारी आएगी तो जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर वो सिग्नेचर्स करके आए एमओयू के ऊपर, उसको अगर फ़ायदा होगा तो वो बिल्कुल सरमाया करेंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा? उसको फ़ायदा ये होगा कि वो आपसे शर्त रखेंगे, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मुतालबा करेंगे कि आप इंडिया के साथ अपनी जो ट्रेड है उसको ओपन करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएं। वो हमें मशवरा देंगे कि इंडिया के साथ कट के नुकसान हमारा हो रहा है। और फिर ये कहेंगे आप कश्मीर को भूलें, आप कश्मीर के ऊपर जो जंग लड़ रहे हैं, जो टुक टक लगाई हुई है आपने, इसको ख़त्म करें और करीब आएँ। और जितना क्लोज आएंगे उतना फ़ायदा होगा। और इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, हामी भर ली है। और जो उनके इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान में अगली हुकूमत भी उसी की होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपको कोई बात बुरी लगती है तो बेशक लगे, लेकिन जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो मैंने आपको बता दी है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।